नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। ओपी धनखड़ की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति, राहुल के पीएम के ऊपर आरोप और दूसरी बात अगर हम करें कि राजस्थान सरकार को हड़पने की कोशिश, इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रमन मलिक। तो आइए मुलाकात करते हैं रमन मलिक से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ओपी धनखड़ की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति, क्या ऐसा माना जा सकता है कि भविष्य के लिए जाट वोट बैंक कर पकड़ बनाई जा रही है ताकि भाजपा को किसी और बैसाखी की जरूरत ना पड़े? कि भाजपा काबिलियत पे काम करती है, जात पात पे नहीं करती। अगर यही बात होती तो इससे पहले बराला जी थे, वो भी जाट हैं। तो क्या हम ये समझें कि आपका प्रश्न जो है कि हम किसी जात को देख के कर रहे हैं, क्या वो अपने आप में गलत साबित नहीं हो जाता? भाजपा अपने में एक ऐसा विचारधारा है जो ये मानती है कि कर्म प्रधान है, निष्ठा प्रधान है, देश प्रधान है, लेकिन ये जो जात पात का अर्थमेटिक है ये इतना ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी देश का हित, समाज का हित वो देखना है, सामंजस्य देखना है, और वैसे ही करती है। और ओपी धनखड़ जी आज के नहीं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं जी। मेरे को आज भी स्मरण है कि मैं राष्ट्रीय टीम में एक को कन्वीनर के तौर पे था। एक हमारा संवाद प्रकोष्ठ होता था भाजपा का, उसका राष्ट्रीय संयोजक था। और उस समय धनखड़ जी देश के पार्टी के जो राष्ट्रीय किसान मोर्चा है उसके दूसरी बारी अध्यक्ष बन चुके थे जी। तो मैं तो इतना ही मानता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वामीनाथन आयोग के लिए संघर्ष करा हो, जिसने ग्रास रूट लेवल पे काम करा हो, जिसने प्रदेश का महामंत्री बन के भी काम करा हो, साधारण कार्यकर्ता बन के भी काम करा हो, नीचे पोस्टर से प्रदेश अध्यक्ष, मंत्री बनना, प्रदेश अध्यक्ष बनना, ऐसी रीति नीति जो है वो भाजपा में तो है। लेकिन राजसू परिवार जो होते हैं, राजसू एक तंत्र जो होता है, या कोई प्राइवेट कंपनी होती है, या प्रोप्राइटरशिप हो, या लाला फर्म हो, उसमें नहीं आता ये। तो सर ऐसा क्यों मीन्स सुनने में भी आता है कि जेजेपी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है भाजपा सरकार की ओर से। तो ऐसा है कि जेजेपी ने अगर समर्थन अपना पीछे हटा लिया तो भाजपा सरकार कहीं ना कहीं खत्म हो सकती है। देखिए, जो समझौते जी मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बनते हैं जी, और ईमानदार लोग उसको पालन कर रहे होते हैं, उसको हमेशा कोशिश ये करी जाती है कि उसको निभाया जाए, क्योंकि ईमानदारी से करा हुआ काम हमेशा फलदायी होता है। भाजपा और जजपा अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे काम कर रही है, और हमारे को भगवान की दया से जो जैसे बोलते हैं ना कि शेर शिकार करता है जी, और आसपास लक्कड़ बग्गे बैठे होते हैं जी कि वो जाएगा तो हम छीन के खाएंगे, ऐसे लक्कड़ बग्गे इधर उधर घूमते डोलते फिर रहे हैं। लेकिन भगवान की कृपा है, अभी तक शेर के पास आने की उनकी हिम्मत नहीं है। बट ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जहां भाजपा सरकार होती है वहां जातिवाद के ऊपर झगड़े ज़रूर होते हैं, दूसरों की कंपैरिजन। बिल्कुल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि होते हैं जी, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि क्यों हो रहे होते हैं। दिक्कत ये है कि अगर एक ऐसी सरकार जो जन कल्याण की हो, जो देश निर्माण की हो, जो जिसकी आस्था सिर्फ देश पे हो, परिवार पे ना हो, जिसकी आस्था 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए जीने मरने की हो, जब वो काम करती है तो ऐसी शक्तियाँ जिन्होंने इतने साल राजनीति में रहे और उसमें से इधर खसोट उधर खसोट, पापा के नाम का ट्रस्ट, दादा के नाम का ट्रस्ट, नाना के नाम का ट्रस्ट, नानी के नाम का ट्रस्ट, इधर खा उधर खा, इसके बाप के नाम पे यूनिवर्सिटी बना दो, उसके बाप के नाम पे ये मार्क कर दो, वो कर दो, ये जिस तरीके का एक सभ्यता बन गई थी, उस सभ्यता के जो अनुचर हैं
जी। उस सभ्यता को पालन करने वाले जो लोग हैं उनका हृदय तो कुंठित होगा ना। वो बेचारे जो 70 साल से सोचते आए थे कि राजनीति में होना का मतलब हमारे सर पे ही लाल बत्ती लगी हुई है, वो ऐसे घूमती रहेगी, हम सरकारी बंगलों में रहेंगे चाहे हम हों कुछ या ना हो, तो उनका तो बिजनेस खत्म होता है। भाजपा के बारे में दिमाग में कई लोगों के ये भी धारणा है कि अगर भाजपा के हक में हो तो आप राष्ट्रभक्त हैं, अगर भाजपा के हक में नहीं तो आप देशद्रोही हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करें, पेट्रोल डीजल की कीमतें जब बढ़ी थी कांग्रेस सरकार के टाइम में, तब जो हमारे अभी अनिल विज जी हैं उन्होंने उस टाइम कपड़े उतार कर विरोध किया था। बट आज के टाइम में, वो भी ऐसे टाइम में जब कोरोना संकट हमारे देश पे है, कहीं ना कहीं आप कई राज्यों में हम देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति आई हुई है, ऐसे टाइम में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, तो क्या? एक तो सबसे पहली बात कि दोनों समय में अंतर बड़ा है जी। अंतर ये है कि जब पेट्रोल डीजल की आप बात करते हैं, दो अलग अलग वैल्यूएशन प्रणाली चल रही है। वहाँ एक फिक्स रेट था उस समय जिस काल की आप बात कर रही हैं। आज ये डायनामिक प्राइसिंग जो है ये इंडिपेंडेंट है, कंपनी अपने आप करती हैं। दूसरी बात, हम अक्सर ये बोलते हैं कि जी उस समय तो ऑयल इतना था, बेचने का प्राइस ये था, आज ऑयल इतना है, बेचने का प्राइस ये है, बराबरी पे पहुंचा हुआ है, ये कैसे हो गया? तो मैं उन्हीं सब बुद्धिजीवियों से बोलूंगा कि एक टर्म होती है ऑयल पूल डेफिसिट, सब्सिडी का जो एक भार था जी। तो 100 रुपये, 104 रुपये, 105 रुपये, $105 का गैलन तेल आता है, आप 80, 82 रुपये, 83 रुपये पे बेच रहे हैं उसको, भूतकाल की बात कर रहा हूँ, और आपका उससे डेवड़ा ऑयल पूल डेफिसिट भी तैयार होता है जी। तो एक सिचुएशन तो वो आ गई, और दूसरा सिचुएशन ये है कि 34 से लेकर $50 तक का बैरल एवरेज प्राइस, उसमें आप 80 बेशक रुपए का बेच रहे हैं, लेकिन जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है वहाँ और यहाँ का फ़र्क क्या था? एक तरफ तो डेफिसिट इकट्ठा हो रहा है, दूसरी तरफ टैक्स इकट्ठा हो रहा है, और टैक्स जो है उसमें चोरी नहीं हो रही है, उसमें लाखों करोड़ रुपए के घपले नहीं हो रहे हैं। वो क्या हो रहा है? वो गरीब के खाते में डायरेक्ट जा रहा है, उस माँ की रसोई में गैस का सिलेंडर भर रहा है, उस गरीब बच्चे को मुद्रा के थ्रू लोन मिल रहा है काम करने का। अगर हम लोन की बात करते हैं सर, आज की डेट में कोरोना काल में बहुत सारे लोग हैं जिनको लोन की नहीं, किसी ना किसी रूप में एक साथ की ज़रूरत है, पैसों की आवश्यकता है। सरकार लोन तो दे रही है, बट वो ये नहीं सोच रही कि लोन चुकाने के लिए बिजनेस तो स्टार्ट होना चाहिए। बिजनेस तो सारे बंद हैं, तो वो लोग लोन कैसे देंगे? कैसे वो लोन चुका पाएंगे? बिजनेस को रिवाइव करने के लिए लोन दिया जा रहा है, और बैसाखी के सहारे मैं अपने युवा को छोड़ नहीं सकता, मैं उसको आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ, ताकि ये जब विश्व गुरु भारत बन रहा है, और आज जो हालात हैं, आज सप्लाई चेन, विश्व की सप्लाई चेन बिगड़ चुकी, और वो सप्लाई चेन जो चाइना पे आधारित थी वो आज नए आयाम ढूंढ रही है, नए जगहें ढूंढ रही है, नए लोकेशंस ढूंढ रही है, और इस महामारी को भारत के फायदे के लिए कैसे लाना है ये हमने करके दिखाया है। हम उस मार्ग पे चले हैं। ज़ीरो PPE किट बनाने वाला भारत आज विश्व में सबसे बड़ा PPE किट मैन्युफैक्चरर बन चुका है। PPE किट उद्योग की बात कर रहे हैं, अगर हम मान भी ले एक बार में कि ये उद्योग भारत में प्रफुल्लित हुआ, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला, उसी के चलते अगर हम दूसरी साइड में देखें तो बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो इस टाइम पे बिल्कुल नहीं चल रहे, तो उन लोगों के लिए क्या सरकार ने प्रावधान किया है? बहुत सारे करे हैं। ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज आया, इसमें कहीं पे टैक्स रिलीफ, कहीं पे पेमेंट रिलीफ, कहीं पे रीस्ट्रक्चरिंग, कहीं पे दोबारा लोन देना, कहीं पे फिर इंटरेस्ट माफ़ करना, जिस सेक्टर को जैसी आवश्यकता है वैसा दे रहे हैं, और भारत के अंदर चीज़ों का निर्माण हो और भारत प्रोडक्शन हब बने। इसके लिए जो रोड मैप चाहिए था
वो भी भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने दिया है। हमारे प्रदेश के अंदर मनोहर लाल जी ने भी ये सुनिश्चित करा है कि जो उद्योग ऐसे सेटअप हो रहे हैं जो कि कम्प्लीटली एक तरह से ये समझा जाए कि एक सप्लाई चेन रीएस्टैब्लिश करने के लिए बन रहे हैं, जो एमएसएमई में हैं, उनके लिए सिंगल विंडो क्लियरेंसेस और पैकेजेस वगैरह दे रहे हैं, बिजली के दर कम कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये सोचना कि जो लोग, किसानों की फसल जब बर्बाद हो जाती और देश के अंदर संपन्नता थी जी, इतनी संपन्नता थी कि 1,82,000 करोड़ का स्कैम भी हो सकता है, उस समय जो 6 रुपए के चेक देते थे, आज वो जब पूछते हैं ना तो शर्म आती है कि साहब या तो उस समय आपने कुछ करा हुआ था या आज आप कुछ कर चुके हैं। कोरोना संकट काल की हम बात करें तो इस टाइम पे बहुत सारी संस्थाओं का कहना है कि उन्होंने गुरुग्राम में राशन बांटा। 20 लाख करोड़ रुपए की अगर हम बात करें तो वो जो सरकार दावा कर रही है कि उन्होंने राशन बांटा या उन्होंने कहीं ना कहीं से सहयोग दिया, तो क्या मान सकते हैं कि सामाजिक संस्थाओं ने करा या फिर सरकार ने करा? हमने करा, हिंदुस्तान ने करा। हिंदुस्तान की सरकार कोई बाहर से इंपोर्ट करी हुई सरकार नहीं है। ये कोई विदेशी व्यक्ति आके बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहा है, ऐसा नहीं है। ये देश का पुत्र, जमीन से उठा हुआ, गरीबी में पला हुआ ऐसा साधारण व्यक्ति चला रहा है। उसने करा क्या है? उसने समाज को, सरकार को, क्योंकि समाज सरकार बनाता है, उन दोनों का विलय करा के आपस में उनका सामंजस्य बना के काम आगे करा है। आप ये बताइए, जिस प्रधानमंत्री की आप विपक्ष आज ऊटपटांग बोलता है, मैं तो इतना सा पूछना चाहूँगा, वो एक आह्वान करता है और देश उसको मानता है कि नहीं मानता? देश को बेवकूफ़ कहने की हिम्मत, हिमाकत ना मीडिया करता है, ना हम लोग करते हैं। हाँ, कुछ लोग रजवाड़े हैं वो करते हैं। तो मैं वही बात आपसे बार बार बोलूँगा कि ये सरकार भारत की है, किसी परिवार की नहीं है। तो क्या यही कारण है कि राजस्थान में जो सत्ता है उसको हथियाने की कोशिश की जा रही है भाजपा द्वारा? राजस्थान का विषय बड़ा अच्छा दीदी उठा रहे हैं आप। देखिए, राजस्थान में 2 चीज़ों का समझना पड़ेगा जी। राजस्थान में कोई भाजपा उसको मैन्युफैक्चर नहीं करा रही। जो उनका आपसी कलह है वो भाजपा द्वारा स्थापित नहीं। अशोक गहलोत साहब कह चुके हैं कि मैं 1.5 साल से, कहीं 1-2 जगह बोल चुके हैं कि 1.5 साल में हमारी बातचीत उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की ठीक नहीं है जी। तो उसमें हमारा तो कुछ लेना देना नहीं। अब आप अगर आपस में ही आपका घर फुटबॉल में है तो आप हमारे ऊपर दोष क्यों देंगे? और मैं ये पूछना चाहूँगा गहलोत साहब से कि जब जब कांग्रेस फूटी है, कोई पहली बारी तो कांग्रेस में फूट है नहीं। भाजपा में आज तक वर्टिकल स्प्लिट नहीं हुआ जी, कभी भी, चाहे वो जनसंघ था चाहे वो भाजपा। कांग्रेस के अंदर कितनी थी? देवीलाल जी हुए, भजन लाल जी हुए, बंसी लाल जी हुए, हरियाणा की बात मैं करूँ कितनी बारी बटी, टूटी मिली। हुड्डा साहब थे, 5 विधायक उसके हचका के खा गए। कुलदीप बिश्नोई रोता रहा। उसके बाद क्या होता है जी? जब तक सरकार रहती है तब तक केस सॉल्व नहीं होता। उसके बाद केस सॉल्व होता, पता लगता है कि जो 5 की जो सदस्यता थी वो गलत। सरकार तो 5 साल निकाल गई। ये कार्यकलाप है कांग्रेस का। और वो लोग आरोप जब लगाते हैं तो हास्यास्पद होता है। राहुल का कहना है कि 2426 कंपनियों ने लोगों की बचत के 1.47 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। तो क्या आप ये मानते हैं कि चौकीदार की सतर्कता में कहीं ना कहीं कमी हो रही है? अब वो तो 35 बारी बोलते हैं, 35 चीजें, उनका क्या कहना? वो तो कुदरत का एक अच्छा एक दिखाने का तरीका है कि ऐसा भी हो सकता है। और मैं तो उस माता का भी सोचता हूँ कि जिसको बार बार ये चीज़ें सोचनी पड़ती होंगी कि ये मुझसे क्या हो गया। तो
राहुल गांधी जी जो हैं, या तो वो थोड़ा बहुत कुछ उनके साथ मुश्किल है, और या बेचारे इतने भोले हैं कि जैसे कोई आता है बोलने को वो बोल देते हैं, जैसे कोई और बोलता है वो बोल देते हैं। चुनावों के टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बहुत सारे भाजपाई नेताओं ने अपने नाम के आगे चौकीदार लफ्ज का प्रयोग किया था। मैंने भी लिखा रहा, बट जैसे ही चुनाव खत्म हुए सबने वो नाम हटा दिया आगे से। तो क्या माना जा सकता है कि अब चौकीदार की जरूरत नहीं है, अब भारत में सब कुछ ठीक है, या फिर ये एक स्टंट था? चौकीदार फील्ड में है, काम कर रहा है, तो सारे के सारे चौकीदार काम कर रहे हैं। नाम क्यों हटाया गया फिर? जन चेतना की बात एक होती है, हमने जन चेतना बगाई, और आपको सुन के भी अच्छा लगेगा कि 282 से 303 जब पहुंचते हैं तो वो जन चेतना होती है, और वो जो वोट शेयर इंक्रीज होता है, वो सारा कुछ इंक्रीज होता है। उतने चौकीदार जो है ना वो ज़मीन पे घूम रहे हैं, और वो नए नए चौकीदार बने। और आपको मज़ेदार बात बताता हूँ, वो चौकीदार जो है ना, देसी और विदेशी चोर दोनों की लठ लेकर बजाई कर रहे हैं। कि भाजपा सरकार सिर्फ वही बिजनेस ओपन करने के लिए कह रही है इस टाइम पे कोरोना काल में, जिनसे उनको रेवेन्यू आएगा। किनको रेवेन्यू आएगा? सरकार को। शराब के ठेके क्यों खोले जा रहे हैं? रेवेन्यू आने में क्या दिक्कत है? शराब की तस्करी हो रही है, उसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना जी। हमने एक्साइज भी बढ़ाई, कई जगह हमने तस्करी हो रही है, इसका मतलब कि ओपनली शॉप्स खोल दी जाए। देखिए, शॉप्स, एक्साइज, टैक्स कलेक्शन, जो उतना काम है वो एक सिस्टम से चलता है। अब आप ये बोलें कि जी कोरोना काल है, घूमना फिरना नहीं है, तो पेट्रोल पंप भी बंद कर देने चाहिए। कोरोना काल है इसलिए जूते, चप्पल, कपड़े, लत्ता जो ऑनलाइन से खरीदे वो भी बंद करने चाहिए। सर, मूलभूत सुविधाएं तो ओपन रहेंगी। कुछ देखिए, जो ये सिस्टम ये मूलभूत सुविधाओं में तो नहीं आता शराब। मेरे ख्याल से 3-4 दिन पहले किसी कोर्ट का निर्णय आया है, वो पढ़ लें तो जवाब आपको मिल जाएगा। शो के अंत में हम पूछना चाहेंगे कि भाजपा सरकार द्वारा क्या आगे की पॉलिसी होगी इस कोरोना काल के दौरान? क्या कुछ राहत और मिलेगी जनता को? ये सरकार जनता की सरकार, जनता के लिए, जनता के द्वारा। वो सिविक में हम पढ़ते हैं, तो वो पहले परिवार की सरकार, परिवार के द्वारा, परिवार के लिए होती, ये बदल चुका है। और दूसरी, इस सरकार ने 20 लाख बोला था, 21 लाख प्लस करोड़ रुपए का दे चुके हैं पैकेज, और भी देंगे जहां ज़रूरत पड़ेगी। भारत को आत्मनिर्भर बना के विश्व गुरु बनाना इस समय एकमात्र लक्ष्य है। बहुत बहुत धन्यवाद सर वायरल सच से बात करने के लिए। ये थे हमारे बीच रमन मलिक जी। आप भी अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, अपनी राय जरूर दीजिए इन मुद्दों के ऊपर। तब तक के लिए बने रहे वायरल सच पर। नमस्कार।